दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे टीजीटी तथा जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा नागरिक शास्त्र के लिए भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। ये प्रश्न रिवीजन के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण हैं, आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। पहला प्रश्न भारतीय संविधान के निर्माण और विकास से संबंधित है। प्रश्न है कि भारत में रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो अब जानते हैं 1773 में। आप जान लीजिए दोस्तों कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पहला कदम था। इसके तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया और कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम द्वारा भारत में द्वैध शासन की शुरुआत की गई, आपको बताना है। तो सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई, जिसमें प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित वर्गों में बांटा गया था। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। केंद्र में द्वैध शासन को किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था, आपको बताना है। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था, तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर उन्हें स्वायत्तता दी गई और केंद्र के स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया था। चौथे प्रश्न पर आते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी निश्चित की गई थी, तो उत्तर है 389। ये प्रश्न आपको याद रखना चाहिए, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। दोस्तों 1946 में आए कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि और 4 मुख्य आयुक्त प्रांतों के 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि इसमें होने थे या इसके अंतर्गत व्यवस्था किए जाने थे। अगले प्रश्न पर आते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी, तो सही उत्तर आप जानते भी हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। अगला प्रश्न है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किन्हें चुना गया था, तो सही उत्तर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और ये किसकी, फ्रांस की प्रथा का अनुसरण करते हुए सभा के सबसे वयोवृद्ध सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, आपको बताना है। तो उत्तर है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जिसने संविधान के वैचारिक ढांचे और दर्शन को निर्धारित किया। बाद में यही भारतीय संविधान की प्रस्तावना बना। अगले प्रश्न पर आते हैं कि प्रारूप समिति या ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। उत्तर है डॉक्टर BR अम्बेडकर। 29 अगस्त 1947 को संविधान के प्रारूप तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। उन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत यानी एडॉप्ट किया गया था, तो ये तिथि है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। इस दिन को संविधान के कुछ प्रावधान जैसे नागरिकता और चुनाव को तुरंत लागू कर दिया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन में घोषित पूर्ण स्वराज दिवस की याद को अक्षुण्ण रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में पूरे देश में संविधान लागू किया गया था।
अगला प्रश्न संविधान की विशेषताएं, प्रस्तावना और स्रोत से संबंधित है। आप देखिए भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है। तो सही उत्तर है भारतीय संविधान संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक है। याद रखिएगा, भावना में एकात्मक और संरचना में संघात्मक है भारतीय संविधान। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है जो कि इसके संघात्मक गुण को प्रदर्शित करता है, लेकिन आपातकाल की शक्तियां, एकल नागरिकता और राज्यपाल की नियुक्ति जैसे प्रावधान केंद्र को मजबूत बनाते हैं जो इसके एकात्मक गुण को प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो उत्तर है जर्मनी के वाइमर संविधान से। दोस्तों, जर्मनी के वेमर या वाइमर संविधान से आपातकालीन उपबंध लिए गए हैं जो भारतीय संविधान के भाग 18 में वर्णित हैं और ये अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत इनका प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान और भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। अगला प्रश्न है संसदात्मक शासन प्रणाली या पार्लियामेंट्री सिस्टम भारत ने किस देश से ग्रहण किया है। तो उत्तर है ब्रिटेन से। भारत ने ब्रिटिश संसदीय मॉडल को अपनाया है जिसके तहत कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और देश का प्रधान यानी राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है। अगला प्रश्न है संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो सही उत्तर 42वां संशोधन। 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी यानी सोशियलिस्ट, पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर और अखंडता यानी इंटीग्रिटी। अगला प्रश्न है किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना था। तो ये वाद था केशवानंद भारती वाद। देखिए 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और संसद इसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन इसके मूल ढांचे या बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट नहीं कर सकती है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा केशवानंद भारती वाद में माना था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची या कंकरेंट लिस्ट की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, याद रखिएगा। 7वीं अनुसूची में शामिल समवर्ती सूची की प्रेरणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इस सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होता है। अगला प्रश्न है भारत को एक गणराज्य या रिपब्लिक क्यों कहा जाता है। तो आप जानते हैं यहाँ का राज्य अध्यक्ष यानी राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है, इसलिए भारत को गणराज्य कहा जाता है। दोस्तों, गणराज्य का अर्थ होता है एक ऐसा देश जहाँ का सर्वोच्च मुखिया या राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत यानी राजा या राजा का बेटा नहीं होकर एक निश्चित समय के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता हो। अगला प्रश्न है मूल भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं। तो मूल भारतीय संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थीं, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 8 अनुसूचियां थीं, इसको आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि यहाँ पर प्रश्न मूल भारतीय संविधान पूछा गया है। दोस्तों 1950 में मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में विभिन्न संशोधनों के द्वारा अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। वर्तमान में 12 हैं, लेकिन मूल संविधान में पूछ रहा है तो केवल 8 अनुसूचियां थीं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल या एंटी डिफेक्शन से संबंधित प्रावधान है। तो उत्तर है 10वीं अनुसूची में। दोस्तों 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें सांसदों और विधायकों द्वारा राजनीतिक दल बदलने पर अयोग्यता के नियमों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो ये आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है 8वीं अनुसूची। याद रखिएगा दोस्तों, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। 8वीं अनुसूची में भारत की मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख है। मूल रूप से इसमें 14 भाषाएं थीं जो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं जिनको संविधान की 8वीं सूची के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। अब आइए देखते हैं संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित संविधान के किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। तो ये अनुच्छेद 1 में वर्णित है।
अनुच्छेद 1 में स्पष्ट है कि भारत राज्यों का एक संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट है। इसका मतलब ये है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है और किसी राज्य को संघ से अलग होने का भी अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो ये था आंध्र प्रदेश। देखिए, तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग पर पोट्टी श्रीरामुलु के आमरण अनशन के बाद अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषाई आधार पर पहले राज्य आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा था। अगले प्रश्न पर आते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे फजल अली। दोस्तों, फजल अली जो है राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अध्यक्ष थे। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग जांच के लिए दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया, जिसके अन्य सदस्य के.एम. पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता या सिटीजनशिप का उल्लेख है? तो भाग 2 में, और भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के अर्जन, समाप्ति और संसद की शक्तियों से संबंधित प्रावधान भाग 2 में दिए गए हैं, जो कि नागरिकता से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अमेरिका के विपरीत, जहां व्यक्ति देश और राज्य दोनों का नागरिक होता है, भारत में केवल एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति केवल भारत का नागरिक होता है, किसी राज्य विशेष का नहीं। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों से। देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस भाग में रखा गया है? तो भाग 3 में। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इसे भारत का मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार मिले हुए हैं? तो वर्तमान में जो है 6 मौलिक अधिकार हैं, सही उत्तर है। लेकिन मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर जो है एक विधिक अधिकार बना दिया गया। अब केवल 6 मौलिक अधिकार हैं भारतीय नागरिकों को। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया था? तो ये था 44वां संशोधन। मोरारजी देसाई की सरकार के दौरान 1978 में 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार से बदलकर अनुच्छेद 300 क या 300 ए के तहत सामान्य विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन करता है? तो ये है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 समाज में असमानता स्थापित करने के लिए अस्पृश्यता को पूरी तरह प्रतिबंधित करता है। इसका किसी भी रूप में आचरण कानूनी रूप से दंडनीय अपराध घोषित करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 से 18 ये समानता या समता के अधिकार से संबंधित है। और इसमें अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता, 15 में भेदभाव का निषेध, 16 में अवसर की समता, 17 में अस्पृश्यता का अंत और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत की जो है वर्णन व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता या फ्रीडम ऑफ प्रेस का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में निहित माना जाता है? तो ये संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत इसको प्रेस की स्वतंत्रता को शामिल किया गया है। दोस्तों, संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 21 किस प्रकार के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। दोस्तों, अनुच्छेद 21 गारंटी देता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जाएगा। आपातकाल में भी ये अनुच्छेद निलंबित नहीं होता है। अगला प्रश्न है, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा कौन सा नया मौलिक अधिकार जोड़ा गया है? तो ये प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार।
दोस्तों 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान में अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया है, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया है। अगला प्रश्न है, किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा था? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। दोस्तों अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के हनन होने पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने की शक्ति देता है। इसी कारण अम्बेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा माना था। अगला है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय द्वारा कौन सा विधिक प्रलेख जारी किया जाता है? तो उत्तर है रिट या ये जो है प्रलेख। दोस्तों रिट याचिका जो है अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय या अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार के रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा जारी कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? तो ये भाग 4 में वर्णित हैं। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। इसका उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा भारतीय संविधान को किस देश के संविधान से मिली? आयरलैंड के संविधान से। तो याद रखिएगा, आयरलैंड ने इसे स्वयं स्पेन के संविधान से ग्रहण किया है और भारत ने नीति निर्देशक सिद्धांतों को आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? तो ये है महत्वपूर्ण अनुच्छेद 40। गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित अनुच्छेद 40 ये व्यवस्था करता है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें आवश्यक शक्तियां देगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो उत्तर है गोवा में। गोवा में संविधान का अनुच्छेद 44 लागू है और ये पुर्तगाली शासन के समय से ही यहाँ पर समान नागरिक संहिता को लागू किया गया है। अगला प्रश्न मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। आप देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो ये समिति थी स्वर्ण सिंह कमेटी। 1976 में आपातकाल के दौरान नागरिक कर्तव्यों की आवश्यकता महसूस की गई, जिसके बाद सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? तो उत्तर है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया, जिसके तहत नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए थे। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संविधान के अंतर्गत नागरिकों के कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो ये 11 हैं। 1976 में जोड़े गए मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी। बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें माता पिता का कर्तव्य तय किया गया कि वे अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। अगला प्रश्न संघीय कार्यपालिका से है। पूछा गया है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वो राज्य का प्रमुख और जो है भारत का प्रथम नागरिक होता है। वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर भी है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम 35 वर्ष। अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए और वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल या इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन लोग शामिल होते हैं? तो सही उत्तर है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो इस तरह सही उत्तर उपर्युक्त सभी हो जाएगा।
आप देखिए अनुच्छेद 14 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य वोट डालते हैं। मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। अगला है राष्ट्रपति पर महाभियोग या इम्पीचमेंट चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा आर्टिकल 61 में। यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो संसद के किसी भी सदन द्वारा उस पर अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग चलाया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व लिखित नोटिस देना होता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। याद रखिएगा भारत के चीफ जस्टिस अनुच्छेद 60 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र या रेजिग्नेशन किसे संबोधित करता है? तो उत्तर है उपराष्ट्रपति को। याद रखिएगा दोस्तों, उपराष्ट्रपति को भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देता है। अगला प्रश्न है संसद के सत्र में न चलने पर राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है? तो ये है अनुच्छेद 123। यदि संसद का कोई सदन, एक सदन या दोनों सदन सत्र में न हो, देश में कोई तत्काल कानून बनाने की आवश्यकता हो, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसका प्रभाव संसद के कानून जैसा ही होता है। अगला प्रश्न है भारत के उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो उत्तर है अमेरिका से। भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिकी उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है। वह देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है। अगला प्रश्न है राज्यसभा का पदेन सभापति यानी एक्स ऑफिसियो कौन होता है? तो सही उत्तर उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, इसलिए उसमें सामान्य परिस्थिति में वोट डालने का अधिकार नहीं होता, लेकिन मत बराबर होने की स्थिति में वो निर्णायक मत दे सकता है। अगला प्रश्न है, देखिए भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है यदि वह लोकसभा का सदस्य है? तो ये न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। प्रधानमंत्री बनने के लिए संसद सदस्य लोकसभा या राज्यसभा का होना जरूरी है। चूँकि लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, इसलिए 25 वर्षीय व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। अगला प्रश्न है, देखिए मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और इसका विवरण अनुच्छेद 75(3) में है। संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के निचले सदन यानी लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। इसका अर्थ है कि सरकार तभी तक सत्ता में रह सकती है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। अगला प्रश्न भारतीय संसद, लोकसभा और राज्यसभा से है। भारतीय संसद के कितने अंग हैं आपको बताना है? तो भारतीय संसद के कुल 3 अंग हैं और अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बनता जब तक उसे दोनों सदनों में पास होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति या मंजूरी न मिल जाए। अगला प्रश्न है राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या कितनी हो सकती है? तो सही उत्तर 250। अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। इसमें 238 सदस्य राज्यों से और संघ राज्य क्षेत्रों से चुनकर आते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट ज्ञान और प्रतिभा रखने वाले होते हैं उनको इसमें मनोनीत किया जाता है। अगला है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो सही उत्तर 6 वर्ष होता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है या परमानेंट हाउस है जो कभी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है और प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। उनके स्थान पर नए चुनाव होते हैं।
अगला प्रश्न है, देखिए लोकसभा में वर्तमान में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये 543 सदस्य हैं। वर्तमान में 543 सीटों पर सीधे जनता द्वारा चुनाव कराए जाते हैं। पहले 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत किया जाता था, लेकिन 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष होता है? तो सामान्यतः 5 वर्ष होता है। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल अपनी पहली बैठक की तिथि से 5 वर्ष होता है। हालांकि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इसे 5 वर्ष पहले भी डिसॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर याद रखिएगा। देखिए अनुच्छेद 110(3) के अनुसार यदि ये प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होता है। अगला प्रश्न है, धन विधेयक को सबसे पहले किस सदन में पेश किया जा सकता है? तो धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। राज्यसभा को धन विधेयक के मामले में बहुत सीमित शक्तियां हैं और इसे वो अधिकतम 14 दिनों तक ही रोक सकता है। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की ज्वाइंट सिटिंग या संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर करते हैं। याद रखिएगा, अनुच्छेद 108 के तहत किसी साधारण विधेयक पर गतिरोध दूर करने के लिए राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है, लेकिन अनुच्छेद 118(4) के अनुसार इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा की जाती है। आइए देखते हैं न्यायपालिका से संबंधित प्रश्नों को। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है? तो भारत में न्यायपालिका एकीकृत और स्वतंत्र है। भारत में एक एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है जिसके शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय है, उसके नीचे राज्यों के उच्च न्यायालय और फिर जिला अदालतें होती हैं। और भारतीय न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका के हस्तक्षेप से पूरी तरह स्वतंत्र है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो सही उत्तर 65 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रह सकते हैं। वहीं राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए ये आयु सीमा 62 वर्ष निर्धारित की गई है। अगला है, संविधान का रक्षक और व्याख्याकार यानी गार्जियन एंड इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे माना गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान का अभिभावक और व्याख्याकार माना गया है और ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है। यदि संसद द्वारा ऐसा कोई कानून बनता है जो संविधान के खिलाफ हो तो न्यायालय उसे अमान्य घोषित कर सकती है। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू की शक्ति न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त होती है? अनुच्छेद 13, 32, 136 और ये सही। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है विधायिका द्वारा बनाए गए कानून और कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जांच करना। अनुच्छेद 13, 32, 131 से 136 और 226 ये संयुक्त रूप से सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों को ये शक्ति देते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए कि वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। दोस्तों, आप जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वर्तमान में पूरे भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय कार्यरत हैं। 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश के अमरावती में 2019 में स्थापित किया गया था। इनमें से कुछ उच्च न्यायालय ऐसे हैं जिनके अधिकार क्षेत्र में एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय था। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुई थी। अगला प्रश्न राज्य सरकारों से संबंधित है। इसमें देखिए, राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ये राज्यपाल होते हैं, ऑप्शन बी। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। वो राज्य में ठीक उसी प्रकार संवैधानिक प्रमुख होता है जैसे केंद्र में राष्ट्रपति। हालांकि वास्तविक शक्तियां मुख्यमंत्री के पास होती हैं।
अगला प्रश्न है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो उत्तर है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ड्यूरिंग द प्लीजर पद धारण करता है, जिसका सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा का सदस्य यानी एमएलए बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो ये 25 वर्ष है। राज्य विधानमंडल के निचले सदन यानी विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, जबकि उच्च सदन या विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष तय है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक यानी बाई कैमरल विधानमंडल है? तो सही उत्तर है 6 राज्यों में। 6 राज्यों में विधानमंडल के 2 सदन विधानसभा और विधान परिषद हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में द्विसदनात्मक राज्य विधानमंडल हैं। अगला प्रश्न स्थानीय स्वशासन खंड से है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। और लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय बोर्डों की स्थापना का प्रस्ताव रखा, जिसे भारत में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसी कारण स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को माना जाता है। अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति 1957 का संबंध किससे है? तो ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। दोस्तों, बलवंत राय मेहता या BR मेहता समिति ने भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए 3 टियर पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो नागौर, राजस्थान में। 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का आधिकारिक उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो ये था 73वां संविधान। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं को कानूनी और संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है, देखिए 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कार्य के लिए कितने विषय शामिल हैं? तो उत्तर है 29 विषय। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के सुचारू संचालन और विकास के लिए कुल 29 प्रशासनिक और आर्थिक विषय जैसे कृषि, स्वास्थ्य, पेयजल आदि की सूची सौंपी गई है। अगला प्रश्न है, शहरी स्थानीय निकायों यानी कार्यपालिकाओं को किस संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला था? तो ये था 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगमों को संवैधानिक मान्यता दी गई है और इसके लिए संविधान में भाग 9 क और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय शामिल हैं। खंड 11 पर आते हैं, संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय। भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 के तहत संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिकों को वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन के द्वारा की गई थी? तो ये था 61वां संविधान संशोधन। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन करके वोटिंग की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया, ताकि युवाओं को लोकतंत्र की भागीदारी मिले। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 280। प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 280 के तहत एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। इसका मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे की सिफारिश करना है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
अनुच्छेद 315 से 323 तक लोक सेवा आयोगों का वर्णन है। अनुच्छेद 316 के अनुसार यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो अनुच्छेद 148 के तहत। अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार या प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये हैं भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। दोस्तों, अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। वो देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है जो न्यायालयों में भारत सरकार का पक्ष रखता है। उसे संसद की कार्रवाइयों में भाग लेने का अधिकार होता है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो नीति आयोग गैर संवैधानिक या परामर्शदात्री संस्था है और इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसे 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा एक संकल्प के माध्यम से इसको बनाया गया है। अगला प्रश्न आपातकालीन उपबंधों से है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपात का उपबंध है? तो 3 प्रकार के। कौन कौन है ये? 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान। ये जो है संविधान में कुल 3 प्रकार के आपातकाल का उपबंध किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो अनुच्छेद 352 के तहत। युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति पूरे देश या उसके किसी हिस्से में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकता है। भारत में अब तक 3 बार 1962, 1971 और 1975 में इसका प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर कौन सा अनुच्छेद लगाया जाता है? तो यह है अनुच्छेद 356। यदि किसी राज्य के राज्यपाल से रिपोर्ट मिले या राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि राज्य की सरकार संविधान के नियमों के अनुसार नहीं चल पा रही है तो हाँ, अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगाया गया है? तो भारत में वित्तीय आपातकाल एक भी बार नहीं लगाया गया है। अनुच्छेद 360 के अनुसार यदि देश की आर्थिक स्थिरता या साख को गंभीर खतरा हो तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं। सुखद बात यह है कि भारत में आज तक ये वित्तीय आपातकाल की स्थिति नहीं आई है। अगले प्रश्न पर आते हैं, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 368 में। संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 में, याद रखिएगा, संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति दी गई है और ये प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहा जाता है? तो ये है 42वां संशोधन। 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार के समय किए गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के बहुत बड़े हिस्से, प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व आदि में बदलाव किए गए, इसलिए इसे व्यापकता के कारण लघु संविधान भी कहा जाता है। अब आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस, फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस किसे कहा जाता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है निकोलो मैकियावेली को। इटली के विचारक मैकियावेली को उनकी पुस्तक द प्रिंस और राजनीति को नैतिकता और धर्म से अलग करने के उनके व्यवहारिक दृष्टिकोण के कारण आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है, जबकि परंपरागत राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, ये कथन किसका है? तो ये अब्राहम लिंकन का कथन है। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने ऐतिहासिक गेट्सबर्ग भाषण में लोकतंत्र की सबसे सरल और सटीक परिभाषा दी थी। अगला है सोशल कॉन्ट्रैक्ट।
द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही उत्तर कार्ल मार्क्स। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सही उत्तर आपका हो जाएगा रूसो। देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। रूसो जो है फ्रांसीसी क्रांति के वैचारिक प्रणेता रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया है। इसी पुस्तक का प्रसिद्ध वाक्य है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हर जगह जंजीरों में जकड़ा रहता है। कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल या पूंजी है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगला प्रश्न है, राज्य के आवश्यक तत्वों की संख्या कितनी है? तो 4 तत्व हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। अगला प्रश्न है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण और प्राण तत्व क्या है? तो ये है संप्रभुता या सॉवरेनिटी। संप्रभुता राज्य का सबसे अनिवार्य लक्षण है। इसका अर्थ होता है आंतरिक और बाहरी मामलों में किसी भी विदेशी दबाव से मुक्त होकर निर्णय लेने की स्वतंत्र और सर्वोच्च शक्ति, और इसके बिना कोई देश स्वतंत्र राज्य नहीं बन सकता। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद या मार्क्सवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। दोस्तों, जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत देकर वैज्ञानिक समाजवाद की नींव रखी, और मार्क्स की प्रमुख कृति दास कैपिटल है, और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको साम्यवादी घोषणा पत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस राजनीतिक विचारधारा को व्यक्तिवाद का घोर विरोधी और राज्य को एक सकारात्मक अच्छाई माना जाता है? तो उत्तर है समाजवाद। दोस्तों, समाजवाद या सोशलिज्म उत्पादन और वितरण के साधनों पर पूरे राज्य या समाज के नियंत्रण की वकालत करता है। ये व्यक्तिगत पूंजीवाद का विरोध करता है और आर्थिक समानता लाने के लिए राज्य की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है। अगला प्रश्न है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में। शीत युद्ध के दौरान पूंजीवादी अमेरिका और साम्यवादी सोवियत संघ के गुटों से अलग रहने के कारण 1961 में बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला आधिकारिक सम्मेलन हुआ। इसके संस्थापकों में भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के नासिर और यूगोस्लाविया के जोसेफ टीटो प्रमुख थे। अगला प्रश्न है, देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कब हुई थी? आसान सा प्रश्न है, 24 अक्टूबर 1945 को। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। इसलिए हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। और आप जान लीजिए कि यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो ये जो हैं, आप देखिए, ये सदस्यों की संख्या आपकी 5 है, अस्थायी सदस्य। सुरक्षा परिषद में वैसे तो कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 10 अस्थायी, ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, और ये 5 अस्थायी सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन हैं। इन्हें किसी भी प्रस्ताव को रोकने की विशेष शक्ति या वीटो शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी ICJ का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर है द हेग, नीदरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य न्यायिक अंग है। ये संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों में से एकमात्र ऐसा अंग है जो न्यूयॉर्क से बाहर है। ये नीदरलैंड के द हेग शहर के पीस पैलेस में स्थित है। इसमें कुल 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनका कार्यकाल 9 वर्ष होता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने TGT और GIC प्रवक्ता परीक्षा नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चंस को कवर किया है। वैसे तो ये प्रश्न बहुत ही आसान हैं, लेकिन रिवीजन के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है, ताकि परीक्षा में आपसे कोई गलती न होने पाए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।